अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2015 क्रिकेट। उससे पहले जो भी पाकिस्तानी शायकीन हैं और क्रिकेट के शायकीन हैं, एक तो ये कि बहुत अच्छा मैच हुआ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का, और पाकिस्तानी शायकीन को मुबारकबाद किया पाकिस्तानी टीम ने, और दोबारा से वो वर्ल्ड कप में एक अज़म के साथ और एक जोश व वलवले के साथ पाकिस्तानी शायकीन दोबारा से शामिल हो गए हैं। इस पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अवैस सोहराब। अवैस, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद। नाज़रीन, आप इनको जानते हैं, रावल पे ही ये क्रिकेट प्लस का प्रोग्राम करते हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ एजाज़ चौधरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि इंटरनेशनली ब्रिटिश पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सॉकर से पोलो तक, और इनकी डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो बहुत अच्छी मानी हुई क्रिकेट और हॉकी की वेबसाइट्स, उन पे इनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, मैगज़ीन्स पे, न्यूज़पेपर्स में, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान और इंडिया में भी इनके जो है आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, और इनके व्यूज़ को टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ पे भी लिया जाता है, और ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट 2013 के लिए अवार्ड नॉमिनी भी रह चुके हैं। एजाज साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी, थैंक यू जी। एजाज साहब, अवैस को भी मैंने मुबारक दी है, साउथ अफ्रीका से हम जीत गए, आपको भी बहुत सबसे पहले तो मुबारक। हाँ जी, सब पाकिस्तानियों को इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड। जी। एजाज साहब, इसी को लेके, इस चीज़ को लेके क्वेश्चन उठता है कि अब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया। पाकिस्तान वो टीम है जो वेस्ट इंडीज़ से हार चुकी है, साउथ अफ्रीका वो टीम है जो वेस्ट इंडीज़ को हरा चुकी है, और कुछ छोटी मोटी तरीके से नहीं, 257 आई बिलीव रनों से हरा चुकी है। तो ये इतना हाई, इतना लो, आप क्या समझते हैं? क्रिकेट बाय चांस तो है, लेकिन ये क्या है? कुछ भी टेक्निक नहीं है? हाँ, इसमें ये है ना कि पाकिस्तान ने, जो सब कह रहे थे, मैंने यहाँ भी एक दो चैनल ने मुझे किया था कि जो अपर बैटिंग ऑर्डर में सरफराज, जो क्योंकि नासिर जमशेद कॉन्स्टेंटली फेल हो रहा था, फिर विकेट कीपिंग एक बड़ा वाइटल होता है, और उसमें उमर अकमल ने हर मैच में एक वाइटल कैच छोड़ा था। तो ये जो सरफराज को लाए हैं, उससे वो दोनों गैप फिल हुए, एंड ही प्रूव्ड दैट। और आई थिंक ही वाज द मेन फिगर, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को जीतने में बड़ा मेन रोल था, बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों में। और विकेट कीपिंग ऐसा होता है ना कि इज द फुलक्रम ऑफ द फील्डिंग साइड, और उसकी परफॉर्मेंस है दैट रब्स ऑफ। और अब बाकियों की भी फील्डिंग का पहले से बहुत बेहतर थी, और एक तो सरफराज को बहुत क्रेडिट जाता है, और बॉलर्स, क्योंकि बैटिंग में तो फिर आज डिसअपॉइंट किया है ना, 222 और 233 का टारगेट तो कोई ज्यादा नहीं था। और बॉलर्स में वहाब, राहत और इरफान, इन तीनों ने बोल्ड विद लॉट ऑफ, जिसको कहना चाहिए, मोटिवेशन, फायर, और बॉलर्स को बहुत क्रेडिट जाता है, तीनों फास्ट बॉलर्स को। तो हमारी जो स्ट्रेंथ बड़ी क्लियरली नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में कि बॉलिंग है, और वो भी फास्ट बॉलिंग। सही। तो और बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर थी आज। ठीक है। और साउथ अफ्रीका का ये एक रिकॉर्ड है कि पिछले 13 मैचेस में जिन्होंने उन्होंने 240 चेज करना, जो कि बहुत बड़ा टोटल नहीं है, दे हैव बीन सक्सेसफुल ओनली थ्राइस। इधर भी आपको याद होगा, वो इंडिया के अगेंस्ट दे फेल्ड। जी। तो ये भी हमारे एडवांटेज में क्या, लेकिन पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, फास्ट बॉलर और सरफराज को। सही। इसी पे मैं अवैस से आपके कमेंट पे एक और बात पूछना चाहूँगी। जैसे कि इन्होंने बताया, बॉलिंग लाइन में तो कोई तब्दीली नहीं की ना इस साउथ अफ्रीका के, नहीं की ना, वही थे। तो देखिए, वेस्ट इंडीज़ ने इनको अच्छा खासा स्कोर कर दिया, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये क्या मौजूदात होते रहे? इसको इजीली वर्ड्स में कहेंगे पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल है, तो अनप्रेडिक्टेबल, तो ये होना ही था। मैं एक बार यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि पाकिस्तान जब पहले 2 मैचेस हारा तो लोगों को लगा पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई थिंक वो प्रीमेच्योर होता है, क्योंकि पाकिस्तान की गेम ही ऐसी कि वो हारेंगे फिर जीतेंगे, और फिर ऐसा जीतेंगे हैरान कर देंगे। कमिंग बैक टू द पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गेम, आई थिंक सरफराज को लाना बड़ा अच्छा स्टेप था, जिस तरह फोन लाइन पे भी कह रहे थे, क्योंकि एजाज साहब फोन लाइन पे भी कह रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि बॉल होता है वहाँ सीम न्यूजीलैंड में। और अगर आपको पता है कि नासिर जमशेद या अहमद शहजाद, जो कि टेक्निकली जो है जिनको मसला आता है, अगर आप 10 पर 2 हो जाते हैं तो फिर तो वही हो जाता कि 222 बने तो 170 180 ना बन पाते। सरफराज को लाने से ये हुआ कि एक तो वो एग्रेसर हैं, एग्रेसर में ये कि अगर उनकी शॉट्स लग जाती हैं और अगर वो थोड़ा चल पड़ते हैं तो वही आपके जो 10 पे 2 हैं वो आपके 70 पे 2 हो जाते हैं, क्योंकि वो उस
एग्रेशन के मूड में वो रन्स बनाते हैं, और जो कल हुआ उनको एक दो जगह पे वो लकीर है, लेकिन उसके बाद जब वो चले 90 पर वो पाकिस्तान चला गया, उसके बाद वो आउट हो गए। और फिर हाँ, तो एक अच्छा डिसीजन वो था। मेरे ख्याल में सरफराज जैसा बैट्समैन पाकिस्तान की टीम में रहे, क्योंकि जब आप 10 पे 2 होते हैं और मिसबाह आ जाता है, फिर आप कहते हैं वो स्लो खेलता है, तो मिसबाह अफोर्ड नहीं कर सकता। मिसबाह आए लेकिन एटलीस्ट 80-90 स्कोर हो, जो कि आई थिंक तो वो अच्छा डिसीजन था, और उसको बाहर रखने का साबित गलत हो गया कि उसको बाहर रखना ठीक नहीं था। और जो एजाज साहब ने भी बड़ी अहम बात की कि अगर कैच ना ले, जैसे उमर अकमल ने बड़े इंपॉर्टेंट कैच छोड़े थे जो हार की वजह बनते थे, अगर ये सरफराज कैच वो वाले ना छे लेते तो फिर शायद कुछ ना कर पाते। बिल्कुल, क्रिकेट में कहा जाता है कि आप कीपर 100 कर ले, लेकिन कीपर 2 कैचेस ड्रॉप कर ले तो 100 का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। एजाज साहब, ये जो इतना अहम फील्डिंग का एक जिसको आपने फलक्रम कहा है, विकेट कीपिंग, इसके मामले में मैनेजमेंट ने इतनी मतलब बेवकूफ़ी क्यों दिखाई? जी, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। और आपने देखा कि पहले मैच में विराट कोहली उनका मेन बैट्समैन था, अगर वो कैच हो जाता तो क्वाइट पॉसिबल उस मैच में भी पाकिस्तान करीब आ जाता या जीत जाता। इसी तरह दूसरे और तीसरे, और विकेट कीपिंग में मतलब एक स्पेशलिस्ट है जिसको आप लेके गए हैं, वो वाहिद स्पेशलिस्ट था। फिर शुरू में ही कहा टीम जाने से पहले कि जी सरफराज एक थर्ड ओपनर भी है। और जब आपकी ओपनिंग फेल हो रही है और विकेट कीपिंग भी फेल हो रही है, तो समझ नहीं आ रही थी कि इसको इतनी देर से क्यों लेकर आए। और आपने देखा कि बाकियों पे भी हुआ कि पूरी टीम की फील्डिंग कितनी इंप्रूव लगी, क्योंकि विकेट कीपिंग जैसा मैं पहले कहा, एक बड़ा वो फलक्रम होता है और टीम को इंस्पायर करता है विकेट कीपर। तो वो बाकी में भी आपने देखा आज 9 टोटल, सिर्फ एक एलबीडब्ल्यू है, बाकी सारे कैच हुए। यूनुस ने भी अच्छा कैच पकड़ा, टीम में वहाब रियाज वगैरह ने भी अच्छे कैच पकड़े, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इसमें एजाज साहब आप जी आप बात कंप्लीट करें। हाँ, उसने वो रिकॉर्ड भी इक्वल किया है 6 कैचेस का, जो इससे पहले गिलक्रिस्ट ने किया था। ओनली द सेकंड विकेट कीपर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप जिसने 6 डिसमिसल्स किए हैं एक इनिंग में। सही। एजाज साहब, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जी, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्या ये कोई सियासत इन्वॉल्व होती है कि एक ऐसा बंदा जो पूरे पाकिस्तानी शायकीन, अवाम, टीवी वाले सब चीख रहे थे कि सरफराज अहमद को लाओ और उसको 4 मैच नहीं खिलाए गए, आप क्या समझते हैं कि ये कोई सियासी फैसला था इनका टीम का? जी एजाज साहब, ये क्या कोई सियासत इन्वॉल्व थी इसमें मैनेजमेंट की? हाँ, इसमें तो मतलब वो जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये कोई लगता है जिसको कोई ईगो का मसला बना हुआ है, वकार यूनुस को। जी, वकार यूनुस मेन लग रहा था, जो अभी देखे ना कितना रिडिकुलस बयान दिया था उसने 1 के 2 दिन पहले कि हम सरफराज माइट बी अनसूटेबल फॉर दीज कंडीशंस और हम उसका फ्यूचर जो है ना वो एट स्टेक नहीं रख सकते। तो आप अंदाजा करें ये कितनी अनप्रोफेशनल कमेंट था एक हेड कोच का। आप वर्ल्ड कप जैसे ऑल इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में गए हैं और खुद पहले कहा है सिलेक्शन कमेटी कि ये एक स्पेशल विकेट कीपर भी और थर्ड ओपनर भी, जब ओपनर फेल हो रहे हैं। और यहाँ पे शहरयार खान जो चेयरमैन पीसीबी है वो भी बयान दे रहे हैं कि जी सरफराज को खिलाना चाहिए। असूलन तो कैप्टन होता है मेन, जब टूर पे होते हैं उसका मेन जो इंटरेस्ट होता है या उसकी जो चॉइस होती है दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। और ये मतलब है कि बहुत ही आप सही कह रही हैं कि ये कोई लगता है जैसे कोई ईगो का मसला, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, इसके अलावा कुछ और चीज नहीं हो सकती। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। सही। और उन्होंने जो है वो साबित किया सरफराज ने। अवैस, मोइन खान के वापस जाने से टीम पे कितना अच्छा असर पड़ा है, इससे एग्री करते हैं आप? देखिए, मोइन खान का वापस जाना आई थिंक टीम पे, मुझे तो कोई लगता है ऐसा नहीं पड़ा, लेकिन टीम पे ऐसा असर पड़ा है कि यार अगर ये जा सकता है तो फिर हम भी जा सकते हैं। अगर इसको भिजवा सकते हैं तो फिर हम भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, जब पाकिस्तान में लोग 10-10 घंटे या मे बी रात को या हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग मैच देख रहे हैं, मोइन खान का मसला कसिनो जाना नहीं था, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान टीम गई हुई है तो वो इन जगह पे भी जाएगी, खानी भी जाएगी, उसका मसला नहीं था। मोइन खान का मसला ये था कि यार पाकिस्तान टीम जी हार रही है, तुम मैनेजर हो, तुम कसिनो में जाके एंजॉय करो, उसका मसला एथिकली रॉन्ग था। देखिए, जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैं आया हूँ और मेरी टीम के बुरे हालात में मैं जाके कसिनो में एंजॉय करो, उसका मसला आया था कि यार तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
लोग तो भूख उड़नी चाहिए, वही ना, मतलब आप मतलब शो करते हैं कि आप कितने सीरियस हैं और कितने सिंसियर। कोई नहीं कह रहा कि जाओ ना जाओ, बात ही नहीं थी उसका मसला। तो आई थिंक जब उस पर प्रेशर आया तो प्लेयर्स को लगा कि यार इसके साथ हो सकता है तो फिर हमारे साथ भी होता है, और आई थिंक अच्छा किया क्योंकि हमें एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। सही। एजाज साहब, मोइन खान का वापस जाना टीम के लिए मुझे ये लगता है, एक तो अवैस ने बताया कि लोगों उन पे प्लेयर्स बाकियों पे प्रेशर पड़ा कि ऐसे हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक ग्रुपिंग टीम के अंदर बन रही थी उसका प्रेशर शायद मिसबाह हक से ऑफ हुआ, ये रीजन है? अव्वल तो देखे ना, मोइन खान को ले जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता था, वो चीफ सिलेक्टर था और चीफ सिलेक्टर का क्या काम होता है, बल्कि वो एक प्रेशर होता है कि जी उसकी सिलेक्टेड टीम है, और जब आप इतना बड़ा एक साथ लेके जा रहे हैं क्या कहते हैं ऑफिशियल्स, जिसमें मतलब एक मैनेजर है वनीद अकरम चीमा, हेड कोच है, स्पिन कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो कोई रीजन ही नहीं बनता था जाने का उसका। और इन्हें भी अच्छा ही हुआ कि वो वापस आ गया और वो रिलैक्स होंगे, क्योंकि सिलेक्टर होता है तो वो अपनी टीम को जस्टिफाई करने के लिए होता है, और ये बहुत रिडिकुलस डिसीजन था इन द फर्स्ट प्लेस टू टेक हिम टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। हाँ जी, सही। एजाज साहब, अगले सेगमेंट में आपसे मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी, एक तो ये कि अवैस से भी मैं पूछूंगी कि वकार यूनुस ने आज भी बड़ी सहाफ़ियों को भी डांट दिया कि मुझसे स्टूपिड क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, तो इस तरह की बातें करनी और इस तरह के डिसीजंस लेने क्रिकेट टीम के बारे में जो कि कौम की ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, और मोइन खान जिस पे इल्ज़ाम थे उसको बरी उल ज़िम्मा भी कर दिया गया, हालांकि उसके एविडेंसेस भी थे, इन सब बातों का ये अगर ठीक नहीं होंगी तो क्या पाकिस्तानी टीम आगे चल के उसका क्या रहेगा, इस पर हम बात करेंगे नाजरीन अगले सेगमेंट में। जी, वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 पे। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं पाकिस्तान से, और अवैस सोहराब स्टूडियो में है। अभी हम बात कर रहे थे अवैस मोइन खान की, थोड़ी सी हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो उनको बरी उल ज़िम्मा कर दिया गया है, आपने भी कहा कि प्लेयर्स के लिए ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि उनको वापस भेज दिया गया, लेकिन वापस भेजने के बाद उनके ऊपर कुछ ऐसा हुआ नहीं जिससे फर्दर ऐसी चीज़ें रुक जाएं। देखिए, पहली बात ये कि मोइन खान का जाने का कोई सेंस नहीं बनता। पाकिस्तान की टीम के 15 स्क्वाड्स के साथ 9 ऑफिशियल्स हैं। दुनिया में वाइड टीम है पाकिस्तान की जो 14 टीमें गई जिसके साथ 9 ऑफिशियल्स हैं। इट शोज कि आप जब शुरू से ये काम ठीक नहीं करते तो फिर तो दरमियान में काम होना है, वापस भी बंदे जाएंगे, बंदे आएंगे भी, तो वो तो डिसीजन था। ये मोइन खान को भेजने का एक तो ये था कि यार जितना मैच बना हुआ है 2 मैचेस के बाद हारने का, एक को भेज दो, हमारा ये काम इजी हो जाएगा। उसके अलावा आप जो वकार यूनुस की बात कर रही हैं, स्टेटमेंट्स की, जो वकार यूनुस का है कि सरफराज ऐसा नहीं, देखें पाकिस्तान में हमारा मसला ये कि एक तो प्लेयर या कोई गलत बात कर दे, अनप्रोफेशनलिज्म तो हमारे में बहुत ज्यादा है, ऊपर से फिर हमारा जो जरा मीडिया भी है ना वो भी फिर बात को बहुत फैला देता है। यस, वकार यूनुस ने बात की, विच आई थिंक बहुत ही अजीब बात है कि एक वकार यूनुस जैसा बंदा जो टीम का हेड कोच है वो ये कह रहा है कि यार सरफराज, हमें तो पता ही नहीं कि सरफराज ओपन भी कर सकता है और हम सरफराज का कैरियर खराब नहीं करना चाहते। अब जब कल पाकिस्तान जीत गए तो यही हमारा पाकिस्तानी मीडिया वकार यूनुस से पूछ रहे हैं कि आपने तो इसे नहीं खिलाया था, ये वो, तो उधर वकार यूनुस की और बाज़ पाकिस्तान की जो मीडिया के लोग हैं वहाँ, उनकी आवाज़ में तल्ख कलामी भी हो गई। तो मेरा ये कहना है कि अब पाकिस्तान जीत गए। यस, वकार वाज रॉन्ग, वकार गलत थे और अभी भी गलत है, लेकिन अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फिर ये नहीं कि आपस में लग जाएंगे तो फिर टीम का मोरल डाउन होता है। सही। एजाज साहब, आपसे इसी बात से अवैस की कि जैसे ये चीफ सिलेक्टर अब वापस गए, क्या आप ये समझते हैं कि उनको बरी उल ज़िम्मा कर देना उन इल्ज़ामात से, एविडेंसेस के होते हुए भी, ये एक ठीक रवायत पड़ती है इस तरह? नहीं, आप सही कह रही है। अव्वल तो देखे ना, अगर इतना ही उन्होंने कोई खास बात नहीं किया था उनको वापस क्यों बुलाया? पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि एक ऑफिशियल को बुलाया है। दैट मेंट के चेयरमैन पीसीबी और पीसीबी वाले समझते थे तो बहुत कोई सीरियस ऑफेंस किया है, राइट? अगर और जब उनको बुला लिया है तो फिर तो प्रॉपर्ली उनकी इंक्वायरी होती है, एक्सप्लेनेशन या चार्जशीट होती, और अगर इसी तरह के हम सेटिस्फाइड है उनकी एक्सप्लेनेशन से तो फिर वहां तो आजकल क्या मसला है, आप उनसे फोन पे बात कर सकते थे, आप इवन स्काइप पे या वीडियो लिंक से आप उनको फेस टू फेस भी बात कर सकते थे उधर ही। अगर सिर्फ उनसे पूछना था कि जी आप क्या आपने, और इतनी सी बात पे क्लियर कर दिया, तो फिर उनको वापस बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर वापस बुलाया है तो फिर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, चार्जशीट, जो भी इनका प्रोसीजर लेट डाउन है वो होना चाहिए था। बस क्लीन चिट दे दीजिए, हम सेटिस्फाइड हैं, तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। सही
सही। और इन चीज़ों का मेरा ख्याल है जो टीम होती है, क्रिकेट टीम या क्रिकेट एज अ गेम, जब हम आगे देखते हैं जिस तरह ये बुरी तरीके से हार रहे थे और जिस तरह इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। खिलाड़ियों की गेम को हम अगर पीछे भी रख दें तो इन चीज़ों का, ये जो चीज़ें पॉलिटिक्स चल रही है, इसका टीम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एजाज साहब एक और जी मैं अवैस पहले आपसे स्टार्ट करूँ। 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ, अब जैसे अभी हम टीम की उन मैनेजमेंट की बात करें पॉलिटिक्स की, एक और चीज़ ने पाकिस्तानी टीम को बहुत हिला के रखा हुआ है जिसको हम बहुत कम डिस्कस करते हैं। 2011 का जब वर्ल्ड कप होता है उसमें अब ये जो मुल्क थे बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका में होना था। जी हाँ। 2009 के श्रीलंकन टीम क्रिकेट टीम पे अटैक के बाद पाकिस्तान को विड्रॉ उसमें से निकाल दिया इन्होंने, जिससे उनको मॉनेटरी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। उनकी जो एक वो थी, क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस ख़राब हुआ, उनकी एक इंसल्ट हुई। इन चीज़ों का टीम पे, हमारी पे आज तक ना वो कहीं होम ग्राउंड में अब उनके साथ कोई खेलने आता है, ना वो कहीं से ही खेलने जाते हैं। कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने ग्राउंड में अपने लोगों के आगे खेलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। इंडिया का जो राइज इसीलिए हुआ है कि इंडिया में जब से 2007-8 के बाद इतनी क्रिकेट हो रही है होम में, जब आप घर में खेलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा जाता है, आप एक अच्छे प्लेयर बनते हैं, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं। अब आप जाके यूएई में खेल रहे हैं और मुल्क से बाहर खेल रहे हैं, तो आप वहाँ पर कितना सीख लेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान को क्रेडिट बहुत जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के फैंस को भी और जो हम पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं कि यू हैव टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान। देखें, यूएई की पिचेस पे खेल के यू गो टू ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान 20 दिन पहले वर्ल्ड कप से पहले आता है और पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस देता है। तो आप जरा ख्याल रखें, इंडिया ने पहला मैच, इंडिया 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया ने पहला मैच 78 डेज में जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, वो भी वार्म अप में, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान से जीता। और देखिए एकदम सब कुछ बदल गया। इंडियन फैंस ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया क्वार्टर फाइनल में जाना डिजर्व नहीं करता, ये करता है, क्योंकि इंडिया हालांकि 4 महीने से था ऑस्ट्रेलिया में, फिर भी उनको इतना टाइम एडजस्ट होने में लगा। तो आई थिंक पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इजी नहीं, जब आप घर में नहीं खेलते और आप यूएई को घर बना के खेल रहे हैं, देन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया जो कि बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। तो क्रेडिट पाकिस्तान को देना चाहिए। सही। एजाज साहब, ये जो चीज़ें अखलाकी तौर पे पाकिस्तानी टीम इतने प्रेशर में होती है, इनको आप किस तरह हम ठीक कैसे कर सकते हैं? ये वाला जो एक इतना बड़ी लैकिंग है पाकिस्तानी टीम के लिए। बैटिंग की बात करें आप? नहीं, बैटिंग की नहीं, जैसे श्रीलंका पे 2009 में जब क्रिकेट टीम पे अटैक होता है। जी, सही कह रही है। नहीं, इसका साइकोलॉजिकल भी होता है, जिस तरह इन्होंने सही कहा है कि जब आप अपनी होम ग्राउंड पे खेलते हैं, वहाँ एक तो होम स्पोर्ट भी होता है, दूसरा एक्सपेक्टेशन और प्रेशर भी होता है, क्योंकि अगर आप अपनी होम क्राउड के सामने हार रहे हो तो वो एक उसका डर होता है, खौफ होता है। तो उससे भी जो आपका है ना टेम्परामेंट प्लेयर का, वो बहुत ज्यादा डेवलप होने में मदद मिलती है। और जब यूएई में आप देखते हैं वहाँ खाली स्टेडियम होते हैं, कुछ थोड़े से लोग होते हैं, तो ना वो मोटिवेशन होती है एक तरफ, ना ही वो एक प्रेशर एटमॉस्फेयर होता है। तो उससे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप होम क्राउड, बिग क्राउड के सामने खेलें तो वो एक वैसे भी मोटिवेशनल फैक्टर एज वेल, जैसा मैंने कहा कि एक प्रेशर एटमॉस्फेयर भी होता है। तो वो दोनों चीजें जो है ना वो यूजफुल होती हैं टेम्परामेंट बनाने के लिए। सही। और दूसरा एजाज साहब, जो 2011 में एकदम वर्ल्ड कप से इनको कोई मैच, यानी जो मेरा ख्याल सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में होने थे, वो सब कैंसिल कर दिया आईसीसी ने, सिचुएशन देख के, सिक्योरिटी मेजर्स की। ये कितना बड़ा हर्ट होता है? ये हर्ट तो हम काउंट ही नहीं करते जो टीम को या मैनेजमेंट को ये मिलता है। क्या कैंसिल कर दिया? सॉरी, वर्ल्ड कप 2011 जो है उसमें पाकिस्तान में भी मैच होने थे ना? हाँ जी, बिल्कुल। वो डेफिनेटली वो लोगों के लिए भी, टीम के लिए भी जी, वो काफी एक मतलब डिसअपॉइंटमेंट थी। और आप देखिए अभी तक चल रहा है, अभी भी कोई पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। इसको इंसिडेंट को, वो ये 3 मार्च को, पूरे 6 साल हो गए थे जब ये 3 मार्च को 2009 3 मार्च को हुआ था ना। जी जी। तो वो पूरे 6 साल हो गया और उस वक्त से पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। तो वो लोगों के लिए भी और प्लेयर्स दोनों के लिए बड़ा नुकसानदेह, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। और 2011 वर्ल्ड कप के आपको होस्ट होना था, वो भी नहीं हुए। हाँ जी। तो वो बस उस वक्त से अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल जी, जब हम वही ना, ये जब चीज़ें हम भूल जाते हैं कि हमारी टीम इन चीज़ों से भी गुजर रही होती है।
इसके अलावा अवैस जो बिग थ्री का रोल है जो मैच की फेट डिसाइड करने में, ग्राउंड्स में फेवरेट टीम को, इसका कुछ है? जैसे अभी हम इंडिया की जो साउथ अफ्रीका में तो अक्सर लोगों ने कहा स्लो विकेट पे खिला दिया इंडियंस। अब बहुत है, क्योंकि देखें जब आप अपनी जो आपको जो फेवर करती है उस तरीके की आप ग्राउंड लगाएंगे तो फिर आपको फेवर करेंगे। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेली, ओडीआई सीरीज़ खेली, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का कहना था कि इससे ज़्यादा बैटिंग ट्रैक हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस मशहूर हैं, बॉलर्स फ्रेंडली हैं। ऐसा देखने में नहीं आया। वाई? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ बिग थ्री। फिर बिग थ्री में भी इंडिया ऑलमोस्ट 80+ शेयर देता है, तो चलिए उनको देखा, लेकिन स्टिल इंडिया ने वो अवेल नहीं की। इंडिया का मेन टारगेट था कि हम 3-4 महीने यूज टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, और जो कि आपको नजर आया जब एडिलेड में पाकिस्तान इंडिया का मैच आया तो उस टाइम तक वो यूज टू थे। इंडिया ने अपने वार्म अप मैचेस भी एडिलेड में खेले और फिर वहाँ ही पाकिस्तान से खेला, पाकिस्तान में सिडनी में खेला और फिर इंडिया से खेला। लेकिन चलिए वो साइड पे रखते हुए बिग थ्री का बहुत ज़्यादा रोल है। अब इसी तरह जब आप बात करते हैं वर्ल्ड कप की बात करते हैं, हालांकि बिग थ्री तो मैं नहीं बोलूँगा, टीम्स को इस तरह फेवर है कि जो होम टीम्स है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल अपनी होम ग्राउंड पे खेलेंगे, तो आई मीन उनको एक बड़ा फ़ायदा है, और आई थिंक जब आगे मैचेस में जाएंगे तो उनको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। सही। एजाज साहब, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि बिग थ्री का जो रोल है, फेवरेबल विकेट्स जो होती हैं वो फेवरेट टीम्स को खेलने के लिए दे दी जाती हैं, ऐसा भी कुछ चल रहा है? इंडिया की आप इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया बात कर रहे हैं? बिग थ्री का जो रोल है जी, किसका रोल? बिग थ्री। हाँ, डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा। और आप इवन शेड्यूल भी देख लें ना, पाकिस्तान को ये पिछले 3 मैच जो है वो 7 दिन में हुए हैं, और इंडिया के जो है वो जरा स्क्वीज्ड आउट हैं, और दे डेफिनेटली वांट कि इंडिया को खास तौर पर और बाकी भी ये होस्ट को भी, और इनका जो स्टे है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इंडिया का, क्योंकि सारा पैसा उधर है, और आईसीसी को भी दे आर डिपेंडेंट अपॉन दैट। तो उसमें, और जिस तरह इन्होंने सही बताया कि इंडिया को प्रैक्टिस मैचेस भी वहीं एडिलेड में हुए और पहला मैच भी वहीं एडिलेड में मिला जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था। तो ये चीजें डेफिनेटली उनको फेवर कर रही हैं बिग थ्री को, स्पेशली इंडिया को, और दे आर नॉट डोमिनेटिंग द आईसीसी। सही सही। एजाज साहब, अभी ब्रेक का वक्त हो गया, नाज़रीन बातों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी चलते हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक नाज़रीन। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, अवैस स्टूडियो में हैं। जी अवैस, अभी तो हम ये बातें करें, मैनेजमेंट को डिस्कस किया, बिग थ्री को डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें, लेकिन एक खिलाड़ी खुद होते हैं जो कि, क्या आप समझते हैं कि टेक्निकली इस टाइम पाकिस्तान की टीम अब जो सरफराज अहमद और 1-2 चेंजेस के बाद बनी है वो अब ठीक है, आगे जाने के लिए तैयार है? नहीं, टीम तो बिल्कुल ठीक, टीम में तो मसला है, टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उसका तो मसला है। आप अहमद शहजाद की बात कर लें, आप उनको ऑफ की तरफ दें, वो स्लिप में कैच देंगे। उसके अलावा हारिस सुहेल को बात कर लें, हारिस सुहेल स्पिन बॉलिंग को अच्छा नहीं खेलते। अश्विन जिस तरीके से आए, मिसबाहुल हक सॉलिड है, यूनुस खान सॉलिड है, लेकिन वो क्योंकि बैटिंग और डीआई में उनकी हमेशा से फॉर्म अच्छी नहीं। उमर अकमल जिनको हम कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट डॉन ब्रैडमैन है, आई डोंट नो वो कब डॉन ब्रैडमैन चलेंगे। वो कहते हैं मैं आता हूँ तो मुझे ओवर्स नहीं मिलते। टेक्निक वाइज बहुत बेहतर है, बड़ा वो पिच पे वो कहते हैं टिक नहीं सकते। शोएब मकसूद अगेन गुड प्लेयर, लेकिन फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट उनको मसला पेश आता है। तो छोटे मोटे मसले, लेकिन मैं क्रेडिट इसलिए ज़्यादा इनसे नहीं लूँगा क्योंकि अगेन पाकिस्तान यूएई में खेल कर आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं तो आप सफर तो करेंगे, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, लेकिन छोटे मोटे मसले हैं। ओपनिंग में मसला आता है, अगर आपकी ओपनिंग और जो 1 डाउन है उस स्पॉट्स को अगर आप ऐसा कर लेना कि उन स्पॉट्स पे अगर किसी ऐसे बैट्समैन को लें जो कि आपको पता है आपको रन देंगे, देन प्रॉब्लम नहीं है। 100 पे 2 हो तो आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 पर 2 है तो फिर आप 220 230 से आगे ज़्यादा एंड नहीं करेंगे। तो आई थिंक वहाँ पर ज़रूरी है कि पाकिस्तान को टेक्निकल ऐसे बैट्समैन चाहिए कि जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो। सही, अब तो टू लेट है। एजाज साहब, जब ये हम बात करते हैं टीम की, चीफ सिलेक्टर की भी हम बात कर लेते हैं, हेड कोच को भी सुनू देते हैं, चेयरमैन के भी हो जाते हैं, लेकिन जो कैप्टन है जिसने फील्ड में खड़े होकर डिसाइड करने हैं, डिसीजंस लेने हैं, मिसबाहुल हक जो हैं एज अ बैट्समैन तो कोई शक नहीं कि इस टाइम जो है वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों में एक हैं, लेकिन एज अ कैप्टन आप उन्हें कहाँ खड़ा करते हैं?
हाँ, मतलब मिसबा के बारे में जरा मतलब ये इम्प्रेशन है कि जरा कॉशियस कैप्टन है, इतना वो क्या कहते हैं इम्पोजिंग नहीं है। लेकिन अभी तक आप देखें जिस तरह 2 मैचेस जो जिम्बाब्वे और ये इसमें भी हम जिम्बाब्वे विनिंग पोजीशन में आ गया था, लेकिन ये क्रेडिट देते हैं मिसबा को, मतलब कि ही केप्ट हिज काम, वो पैनिक नहीं हुआ और वहां पर उसके बॉलर्स भी रिस्पॉन्ड किया, स्पेशली वहाब रियाज ने। और आज भी एक पाकिस्तान का स्कोर ज्यादा नहीं था और साउथ अफ्रीका 70 for 1 हो गया था। तो एक कामिंग इन्फ्लुएंस तो उसका नजर आता है, और द वे बॉलर्स रिस्पॉन्डेड, द रेस्ट ऑफ द टीम रिस्पॉन्डेड। तो आई थिंक ऑन दी होल जिस तरह पहले मैचेस हारने के बाद आई थिंक ही इज डूइंग क्वाइट ए रीजनेबल जॉब एज कैप्टन। यही होता है ना मेन, कि आप पैनिक ही ना हो और ऐसी प्रेशर सिचुएशन में आप टीम को यू होल्ड देम टुगेदर, कीप द कूल और सही बॉलिंग चेंजेस करें। तो उस हिसाब से तो आई थिंक ही इज डूइंग रीजनेबली गुड जॉब। नर्व्स अपनी स्ट्रांग रखते हैं, और फील्डिंग वगैरह जब खड़ी करनी होती है, या जो ये जो खिलाड़ियों की तरतीब होती है, 1 डाउन पे कौन जाए, सेकंड पे कौन जाए, वो आप सेटिस्फाइड हैं कि ये ठीक डिसाइड करते हैं? अफरीदी के बारे में कुछ पूछ रही हूँ? नहीं, अवैस आप अगर रिस्पॉन्ड कर दें तो उनको भी फिर पता चले। ठीक है। देखिए, मिसबा का कहते हैं कि डिफेंसिव कैप्टन है, बैट्समैन। मैं उनके फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लीड करते हैं 10 पे 2, 20 पे 3 के बाद, कैप्टनसी लोग कहते हैं डिफेंसिव है। मैं कहता हूँ डिफेंसिव नहीं है, हाँ अक्सर टाइम्स पे डिफेंसिव हो जाते हैं। वो वहाँ पर उनका मसला आता है, जो कि मुझे भी पिछले चंद मैचों में फील हुआ। लेकिन आई स्टिल से कि अगर आपकी टीम ऐसी है, अगर आपकी टीम एक, देखिए साउथ अफ्रीका की टीम हो तो आप डिफेंसिव क्यों होंगे? अगर आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया की तरह, आपकी टीम इंडिया की तरह, जब आपकी टीम प्रिडिक्टेबल ही नहीं है, जब आपको पता है कि कुछ भी किसी दिन हो सकता है, तो फिर आपको कभी कभी डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ता है। लेकिन आई थिंक जिस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ मिसबाह उल हक ने कैप्टनसी की, जो चेंजिंग उन्होंने की, क्योंकि 140 for 4 थे एक टाइम पर, और पाकिस्तान ने छोटा सा टारगेट दे दिया था जिम्बाब्वे को। फिर स्पेशली जो कल मैच था, जब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, साउथ अफ्रीका का भी लग रहा था 67 for 1 थे। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि उनको कहाँ चेंजेस करने। और सबसे बड़ी मैं उनको क्रेडिट यहाँ दूंगा कि हम सब ने कहा था कि पाकिस्तान शुड गो विद 3 फास्ट बॉलर्स, अफरीदी और यासिर शाह, ये ऑलमोस्ट सब ने कहा था। लेकिन मिसबाह उल हक जो थे, वो राहत अली को पाकिस्तान से उन्होंने बुलाया, इंजरी की जो रिप्लेसमेंट थी। 4 क्विक्स बॉलर, 4 फास्ट बॉलर के साथ अफरीदी के साथ गए, और वो प्लान जो आई थिंक वो अटैक अभी वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स से आ रहा है, क्योंकि इरफान आपको हाइट देता है, वहाब आपको स्पीड देता है, राहत आपको सीम देता है, और सुहेल आपको लाइन लेंथ देता है। तो आई थिंक मिसबाह उल हक की जो थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म था, आई थिंक वो इन 2 मैचेस में काफ़ी कम हो जाता है। एजाज साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो नहीं तो अवैस क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। यूनुस जी अभी आ रही है। जी, यूनुस खान और शाहिद अफरीदी जो है, इनके रोल के बारे में टीम में आपके कमेंट हम जानना चाहेंगे। हाँ, शाहिद अफरीदी मतलब बड़ा एक स्टार वनडे का हमारा समझा जाता है, और अभी तक विकेट कोई नहीं दी, लेकिन उसने मतलब एक इतना इकोनॉमिकल रहा है मोर और लेस। और आप ये भी देखें कि उसके तकरीबन 8 नहीं, लेकिन पहले हर मैच में विकेट कीपर ने उसका कैच, उसकी बॉल पे कैच भी छोड़ा है। और एक लेग स्पिन, एक स्पिन का रोल जिसका इन्होंने बताया कि 4 फास्ट बॉलर ठीक कर रहे हैं, तो वो है। हाँ, बैटिंग में उसने अभी तक कोई इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर आप देखें उसकी एवरेज जो है ओडीआई में, वो 23 या 20 इस तरह ही है, राइट। तो यही पहले भी ये होता रहा कि फेल होता है 2-3 में, फिर एक में वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाता है। तो वो उससे ड्यू है, अभी तक नहीं किया। ऑन दी होल आप कह सकते हैं कि बैटिंग में ब्लो पार रहा है, बॉलिंग में इतना बुरा नहीं रहा। कैचेज उसके पहले 3 मैचेस में ड्रॉप हुए हैं, तो लेकिन क्योंकि एज एन ऑलराउंडर और एक स्पिनर चाहिए, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर अभी एक कॉम्बिनेशन बन गया है, तो उस हिसाब से वी हैव टू परसिस्ट एंड लेट्स होप। मतलब आज एक अच्छी कैमियो इनिंग्स खेल गया था, तो ज्यादा नहीं किया उसने, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस और जो हमारा टोटल है, जिससे बाकी मेन बैट्समैन आपके फेल हो रहे हैं, उन्होंने सुहेब है या शहजाद है, इवन हारिस, उन्होंने ज्यादा नहीं किया। और यूनुस ने आज क्योंकि आया तो हारिस फेल की जगह था, लेकिन ही डिड प्ले गुड इनिंग, फिर एक कैच भी अच्छा पकड़ा उसने स्लिप में। तो अब अगले में प्रोबेबली वो हारिस फेल को ही ले आएंगे, क्योंकि वो एक स्पिन बॉलिंग की भी है ऑप्शन कि अगर कोई एक बॉलर उसको इफ ही हिट आउट ऑफ द अटैक, तो एक ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास छठे बॉलर की। तो उस हिसाब से क्या एजाज साहब, क्या आप समझते हैं क्या चेंजेस होनी चाहिए? कोई ऑलराउंडर तो मेरा पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है रिलायबल इस टाइम, तो अब टीम ऐसे ही आगे लेके चलनी चाहिए या कुछ चेंजेस की जरूरत है?
तो इसीलिए वो ये ना कि अफरीदी से आपको परचेज करना पड़ेगा, और वो तो एक मतलब प्रॉपर फिट बॉलर है, और फिर हारिस सोहेल फिट हो जाएगा अगले मैच में, तो वो एक ऑप्शन होती है आपके पास, एक छठे बॉलर की हमेशा रखनी चाहिए। सही, तो फिर जो आपके रिसोर्सेज हैं इस वक्त, उनके हिसाब से तो यही टीम बनती है ना। सही सही। अवैस, इनके सईद अजमल के ना होने से टीम में या हफीज़ के ना होने से कितना फ़र्क पड़ा है टीम को? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, स्पेशली हफीज़ का। सईद अजमल और हफीज़ का ये कि हफीज़ का बैटिंग वाइज तो टेक्निकली फ्लॉड बहुत ज़्यादा है, वो तो आई मीन वो सफ़र काफ़ी करते हैं, लेकिन हफीज़ जो ओवर्स कराते थे, स्पेशली हफीज़ इकनॉमिकल भी थे और लेफ्ट हैंडर्स को बड़ी तकलीफ देते थे, तो पाकिस्तान की तरफ से वो तो एक बड़ा नुकसान है। जब आपका एक बैट्समैन बॉलर दोनों काम कर ले, आपके 10 ओवर में वो 2 विकेट देके आपको 40-45 रन दे रहे, तो वो हफीज़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सईद अजमल का ये कि सईद ऑस्ट्रेलियन की जो पिचेस हैं वो ऑफ स्पिन को इतना सपोर्ट नहीं करती, वो हमेशा लेग स्पिन को करती हैं, तो वहाँ तो यस नुकसान हुआ, लेकिन वो मोर इन अ सेंस हुआ है कि यार सईद अजमल टीम के साथ नहीं है, वो एक मॉरल सपोर्ट होता है ना कि यार हमारे साथ एक बैट्समैन बैठा हुआ है, तो वो आई थिंक वो मॉरली हुआ नुकसान, लेकिन ज़्यादा नुकसान हफीज़ से ज़्यादा नहीं, अजमल से ज़्यादा हफीज़ और जुनैद का हुआ, लेकिन जुनैद की कमी तो इन 4 पेसर जिस तरीके से बॉलिंग करने लग ही नहीं रहा, और पाकिस्तान की यही कमाल की बात है कि आप पेसर जख्मी कर दें, बैन कर दें, बैन हो जाए, इतना अच्छा अटैक उम्मीद नहीं थी किसी को कि पाकिस्तान इतना अच्छा अटैक लाएगा। आई थिंक प्रोबेबली द बेस्ट अटैक पाकिस्तान है जो है पाकिस्तान जी। हाँ, सही सही। एजाज साहब, जो अवैस ने कहा, आप इसमें कुछ ऐड अप करना चाहेंगे? सईद अजमल की एक ये है कि जो उनके वहाँ पे रुकने की वजह जानना चाहेंगे, उसके बारे में आप क्या कमेंट करते हैं? हाँ, सईद अजमल का मतलब तो इन्होंने सही कहा कि वो मतलब मेन हमारा बॉलर था ओडीआईज में पिछले कई सालों से, और अभी बल्कि वो डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो पावर प्ले में सबसे कम रन का जो रिकॉर्ड था पिछले 5-6 साल में, उसमें मेन रोल ही सईद अजमल का था। सही। तो और वो प्लस उसका दूसरा, और ये वो उसका मतलब, लेकिन अभी तो खैर क्योंकि वो बैन हुआ, फिर वो कहते जी एक्शन क्लियर भी हुआ, लेकिन एक्शन क्लियर होने से उसकी उतनी इफेक्टिवनेस होगी जो पहले से, वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा था ना, 40 डिग्री का था, तो उसने जितना भी चेंज किया होगा उतनी पुरानी इफेक्टिवनेस होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। 37 की एज है उसकी। हाँ जी। तो वो तो मेरे ख्याल में ठीक ही है कि उसको वो नहीं गया, डिस्पाइट के एक्शन क्लियर हुआ था, तो वो फिर एक प्रॉब्लम ही रहनी थी अगर फिर कहीं डाउट होता और इस तरह। वही ना, जब एक दफा वो खुद भी मेरा हाल है कॉन्फिडेंस में नहीं उन्होंने आना था वर्ल्ड कप के लिए। जी बिल्कुल, वो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था, और उसने यही कहा, पहले कहा कि नहीं जाऊंगा, फिर थोड़ा बात हुआ, मतलब ही वाज अ बिट हेजिटेंट। सही। तो इस ठीक है कि वो नहीं गया। सही। एजाज साहब, अभी ब्रेक का वक्त हो गया। अगले सेगमेंट में नाजरीन अवैस से और एजाज साहब से जो वर्ल्ड कप में टीम्स हैं ए पूल और बी पूल की, उनके आपस में जो मैच अब आगे होने जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2015। जी एजाज साहब, क्या अब हमारी जो टीम है आज साउथ अफ्रीका से जीत गई, पिछला भी जिम्बाब्वे से मैच जीता, क्या इसी टीम के आप क्या समझते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो सब ठीक है, इसलिए टीम आगे चल के हमें और फतूहात का सामना करवाएगी, या क्या कुछ चेंजेस होनी चाहिए? हाँ जी, स्ट्रेंथ तो मतलब बड़ा क्लियर नजर आ गया है कि फास्ट बॉलिंग इज पाकिस्तान स्ट्रेंथ। सही। और ये तीनों जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, ये दे आर कॉजिंग ट्रबल टू ऑलमोस्ट एवरी बैट्समैन, और तीनों में मतलब वैरायटी भी है, तीनों में ये नहीं कि बिल्कुल है, जैसे एक का बाउंस है ज्यादा, एक का पेस है वहाब, और उसकी सीम और स्विंग है राहत की, और सुहेल भी अच्छा है। तो हमारी स्ट्रेंथ तो ये नजर आ गया कि फास्ट बॉलिंग है, और ट्रम्प कार्ड कह लें आप जो भी, और आई थिंक बॉलिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। बैटिंग में क्वेश्चन मार्क्स हैं डेफिनेटली, सवाए यूएई के किसी मैच में 300 नहीं किए, जो कि एक बड़ा आम सा स्कोर है इस वर्ल्ड कप में, आप सबको पता है। और कई बैट्समैन लगातार फेल हो रहे हैं, सोहेब है, अहमद शहजाद सवाए यूएई के मैच के, और हारिस भी पहले मैचेस में नहीं किया, तो मिसबा को हर बारी पीछे से आके करना पड़ता है, स्लो भी खेलता है, लेकिन वो फिर एक जरूरत भी बन जाती है उस वक्त। तो और शाहिद अफरीदी नॉट कमिंग अप, तो बैटिंग इज रियल मतलब मैटर, एक कंसर्न है। हाँ, फील्डिंग आज डेफिनेटली बेहतर थी, विकेट कीपिंग सरफराज की वजह से वो आज बड़ी अच्छी नजर आई है, प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम। तो वी होप के फील्डिंग में भी ये लोग इसी तरह कंसिस्टेंट रहें,
लेकिन बैटिंग जो है उसमें काफी जरूरत है कि हर बारी आपको बॉलर्स को बेल आउट नहीं कर सकते ना। अगर आप 232 का डिफेंड कर रहे हैं, जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट आप 270 समथिंग का वो कर रहे हैं, तो बैटिंग को दे हैव टू कम अप, और स्पेशली अगर जब क्वार्टर फाइनल वगैरह में इंशाल्लाह पहुंचेंगे और स्ट्रॉन्ग टीम्स आएंगी तो वो बैट्समैन का फिर रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सही सही। अवैस, क्या आप क्वार्टर फाइनल में क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्वार्टर फाइनल में ऐसी तस्वीर आ रही है, मैंने तो बड़े सिनेरियोज बनाए थे, लेकिन ग्रुप ए में से न्यूजीलैंड टॉप पर है, श्रीलंका सेकंड पे है, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पर है, बांग्लादेश अभी फोर्थ पर है। मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश शायद दोनों 5-5 पॉइंट्स पे नहीं आ गए। नहीं, बांग्लादेश का ये है कि बांग्लादेश के 5 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड के 2 पॉइंट्स हैं। पहली 3 पोजीशन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, ये पहली 3 पोजीशन दे लेनी है। इंग्लैंड और बांग्लादेश का ये है कि बांग्लादेश जो है 5 पॉइंट्स पे है, इंग्लैंड जो है 2 पॉइंट्स पे है। बांग्लादेश को अपने अगले दोनों में से एक मैच जीतना है ताकि वो 4 टीम बनकर आगे चली जाए। लेकिन उनका मसला है कि उनकी जो 2 मैचेस हैं, एक है इंग्लैंड से और एक है न्यूजीलैंड से। इंग्लैंड का ये है कि इंग्लैंड 2 पॉइंट्स में, इंग्लैंड को अपने दोनों के दोनों मैचेस जीतने हैं, एक है बांग्लादेश के खिलाफ और एक है अफगानिस्तान के खिलाफ। अगर वो बांग्लादेश को हरा देती हैं तो इट मीन्स, और फिर अफगानिस्तान को भी हरा सकती हैं, तो वहां पर लोग तो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का चांसेस बड़ा। आई थिंक इंग्लैंड विल बीट बांग्लादेश, इंग्लैंड विल बीट अफगानिस्तान और इंग्लैंड बन जाएगी चौथी टीम। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का आज मैच है, उनमें से डिसाइड हो जाएगा कि सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान है, सो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड। इस तरफ से हमारे ग्रुप से इंडिया टॉप पर है, साउथ अफ्रीका सेकंड पर है, हम थर्ड पर हैं और फोर्थ पर आयरलैंड है इस टाइम पर। सही। तो साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और आयरलैंड सबके पास 6 पॉइंट्स नहीं आ गए। इंडिया के पास 8 पॉइंट्स हैं, वो टॉप पर है। हमारे पास, साउथ अफ्रीका के पास और आयरलैंड के पास 6 पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब मेरे ख्याल में तो साउथ अफ्रीका सेकंड पे खत्म कर देगा क्योंकि वो थोड़ा हमसे ग्रुप वाइज आगे। पाकिस्तान माइट एंड ऑन थर्ड, बट पाकिस्तान को आयरलैंड को हराना है, आयरलैंड को हराना है। वेस्ट इंडीज और आयरलैंड 4th स्पॉट के लिए आपस में लड़ेंगे। वेस्ट इंडीज का अगला मैच आयरलैंड से, यूएई से, वो उनको जीतना है, वो जीतेंगे तो उनकी हो जाएंगी 3 विंस और आयरलैंड की भी 3 विंस हैं। लेकिन आयरलैंड के 2 मैचेस रहते हैं, एक रहता है इंडिया और एक रहता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो मोर एंड लेस लाइकली तो वो आयरलैंड जो दोनों मैच हार जाएगी, और लेकिन आयरलैंड जिम्बाब्वे से जीत गई तो आयरलैंड 3 विंस के साथ और वेस्ट इंडीज 3 विंस के साथ आई थिंक ये चौथे स्पॉट के लिए लड़ेंगे। पाकिस्तान विल गो टू थर्ड, लेकिन थर्ड और फोर्थ का ये मसला है कि वो वहाँ की 2 टॉप टीम्स के साथ क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। सही। एजाज साहब, इसी पे अब जरा कमेंट दें कि आगे क्या होने जा रहा है, आपको तस्वीर कैसे नजर आ रही है क्वार्टर के लिए? रिपीट कर जी, क्वार्टर के लिए आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? अवैस की बातें आपने सुनी, आप क्या देखते हैं आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। उधर से सेकंड का, क्योंकि न्यूजीलैंड तो लग रहा है कि टॉप ही करेगा। सेकंड में देखते हैं कि श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया से कौन आता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अगर थर्ड आता है तो इनका फिर सेकंड टीम से ही होगा और ज्यादा चांसेस यही है कि पाकिस्तान आयरलैंड को जीतेगा तो इनका पाकिस्तान थर्ड होगा। तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया वैसे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है श्रीलंका से, तो हमारे लिए अच्छा होगा अगर श्रीलंका से हो जाए, क्योंकि श्रीलंका इज नॉट दैट एज स्ट्रॉन्ग एज ऑस्ट्रेलिया। तो अगर कोई लक ऐसी फेवर करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 1 पॉइंट वो बांग्लादेश से बारिश की वजह से लूज हो गया है, तो अगर श्रीलंका सेकेंड आ जाता है तो हमारे लिए वो बेहतर होगा एज रादर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे भी होंगे और दे आर ए स्ट्रॉन्गर टीम देन ऑफ श्रीलंका। अच्छा एजाज साहब, कैसे अगर 1, 2, 3, 4 वाले क्वार्टर में कैसे ए और बी के पूल मिक्स कैसे होंगे, ये जरा मैं समझना चाहूंगी। जी, ये है ना कि जो ए का जो नंबर 1 है, जो प्रॉब्लम न्यूजीलैंड होगा, वो बी के 4 से खेलेगा और ए का नंबर 2 जो है वो पूल बी के नंबर 3 से खेलेगा। तो इस तरह इसी तरह जो 3 होगा ए का, वो इसके 2 से खेलेगा और जो ए पूल ए का नंबर 4 होगा वो यहाँ के ए से खेलेगा, नंबर 1 से खेलेगा बी के। तो इस तरह है क्वार्टर फाइनल। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मैंने अगर आपने पीछे बताई तो शायद मिस कर दिया कि पाकिस्तान का किसके साथ होगा? पाकिस्तान का है, मतलब थर्ड आने के चांसेस ब्राइट हैं। मतलब आयरलैंड को हरा देना, इनके 8 पॉइंट हो जाएंगे और वेस्ट इंडीज के ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट हो जाएंगे, उनका 1 मैच रहता है। तो थर्ड आने के पाकिस्तान के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। तो उधर से सेकंड जो है, अगर कल श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो फिर उसके, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है जो कि ज्यादा चांसेस हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के सेकंड आए तो फिर
पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से प्रॉब्ली क्वार्टर फाइनल के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, अदरवाइज श्रीलंका से, जो कि मेरे ख्याल में बेहतर होगा। अगर श्रीलंका सेकंड आ जाए तो हमारे लिए बेहतर है। सही सही। तो अवैस आप भी यही देख रहे हैं जो मैं भी देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मोस्ट लाइकली विल एंड ऑन सेकंड अपनी जगह पे, पाकिस्तान थर्ड पे एंड करेगा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया अपना क्वार्टर फाइनल अपने होम ग्राउंड पे खेलेगा एडिलेड में, क्योंकि अगर जो टीम न्यूजीलैंड के साथ क्वार्टर फाइनल खेलेगी, न्यूजीलैंड वेलिंगटन न्यूजीलैंड में अपना क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, 4 टीम्स को जगह मिली हुई है। श्रीलंका के साथ जो क्वार्टर फाइनल होगा, अगर पाकिस्तान का, तो श्रीलंका सिडनी में खेलेगी, और अगर इंग्लैंड के साथ क्वार्टर फाइनल जिसका भी होता है वो तो इंडिया का होगा क्योंकि वो फर्स्ट पर हैं, वो खेलेंगे मेलबर्न में। अच्छा अच्छा। तो इस तरह है, तो इनको अपने ग्राउंड्स मिले हुए, लेकिन उम्मीद अगर पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खेले तो अच्छे, क्योंकि सिडनी में जरा फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिलती है, पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत अच्छा है। सही सही। एजाज साहब, एक और क्वेश्चन जो कि क्रिकेट की गेम से हट के है लेकिन क्रिकेट ही के मुतालिक है, क्या ये ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहर बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि 2 टीमों की किस्मत के बारे में, बैटिंग होती है और फिर उनको 22 प्लेयर्स को खेलने के लिए मैदान में छोड़ दिया जाता है? क्या क्रिकेट के बारे में ये जो अब एक इमेज उभर के आ रहा है, आप इससे एग्री करते हैं? और फिर बहुत सारे लोग उसको हंसी खुशी देख रहे होते हैं। एजाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आई है? मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है। वैसे आप इसको, मेरा ख्याल है आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मैं एज अ क्रिकेट फॉलोअर, मैं हमेशा मैं अपने जहन में रखता हूँ कि बाइट से कुछ नहीं होता। अच्छा। क्योंकि फिर वो बाइट से अगर मैं सोचने लग जाऊँ, फिर वो जो 10 घंटे की गेम देखी होती है उसका नहीं होता। देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स, देखिए 2 बातें हैं बैटिंग में और फिक्सिंग में, बहुत फर्क होता है। मतलब जनरल टर्म्स तो हैं तो इजी, लेकिन बैटिंग में होता है कि लोग बैट करते हैं कि आज पाकिस्तान जीतेगा इंडिया के खिलाफ, जिस पे बहुत सा पैसा लगता है, जो कि हर वक्त होती है, किसी टाइम में, इस टाइम पर भी हर मुल्क में, हर शहर में हो रही है। उसका क्रिकेट के अंदर जो होता है, ग्राउंड में जो होता है, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। फिक्सिंग का उस वक्त होता है कि जब आप फिक्स कर लेते हैं मैच के, मैंने फाइनल हारना है, मैंने क्वार्टर फाइनल हारा है, या मैंने जो स्पॉट फिक्सिंग करनी, जो पाकिस्तान की ट्री होने की थी, वो फिर डैमेजिंग होती है टीम के लिए। बैटिंग तो लोग करेंगे एक्सटर्नल, वो चलता रहता है, इवन बैटिंग साइड्स भी हैं, तो आई थिंक बैटिंग तो चलती रहेगी, स्पोर्ट्स का हिस्सा, स्पोर्ट्स होगा तो बैट्स भी होंगी। मसला उस वक्त आता है कि जब फिक्सिंग शुरू हो जाती है। आईसीसी का जो वो है एंटी करप्शन यूनिट है, उन्होंने काफ़ी कोशिश कर रही हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप फिक्सिंग कर रहे हैं, आप मैच खराब कर रहे हैं, तो फिर आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। लेकिन यस, फिक्सिंग बैटिंग दे बोथ चल रहा है, लेकिन होपफुली इतना ज़्यादा नहीं चल रहा जितनी बैटिंग चल रही है। सही। और अब ऐसा आखिर में आप पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी शायकीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? एजाज साहब की तो लाइन ड्रॉप हो गई है, उनको तो यही कहना चाहिए। आप मैसेज दे दें। अब मैं अच्छा, क्योंकि मैं शो करता हूँ, मैं दे नहीं था। सपोर्ट करें पाकिस्तान को। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखते आए हैं, क्रिकेट देखिए, क्रिकेट गेम में जो बदल जाता है, आप 4 मैचेस जीत कर भी आप टूर्नामेंट में आगे नहीं जा सकते हैं। तो सपोर्ट करें पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने पहले 2 मैच हारे, लेकिन वो इसलिए हारे, हमारा हमेशा से मसला है कि हम चेज नहीं कर सकते। फिर आप नए मुल्क में आए, सपोर्ट करें, साउथ अफ्रीका से जीते, नेक्स्ट मैच जीतेंगे, सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान अच्छा खेले, क्योंकि दैट्स हाउ क्रिकेट वर्क्स। ये मत बोले कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करती आगे जाना, ऐसा नहीं होता। इंडिया हारा है 3 महीने, इंडिया का सपोर्टर है, आप देखिए मीडिया सपोर्टर, जब आप सपोर्ट करते हैं टीम अच्छा खेलती है। लेकिन वही कि जब इंडिया वाले हारते हैं तो उनके साथ भी बड़ी बुरी होती है, क्योंकि क्रिकेट में पाकिस्तान, इंडिया, एशिया में खास करके ये सूरत हाल है कि लोग प्यार भी बेतहाशा करते हैं, आप जीत जाएं तो वो भी नहीं करना चाहिए, और गुस्सा भी उतना ही खाते हैं, क्योंकि इससे इसको क्रिकेट को लोगों ने अपनी खुशी बना लिया हुआ है उन मुल्कों के अंदर। और मैं कहूँगा अभी मिठाई बांटने का टाइम नहीं, मिठाई उस वक्त बांटे जब पाकिस्तान फाइनल जीत जाए, तो इस सी सौ में ना जाए हम। हाँ, लेकिन नहीं, मिठाई वही मैं कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो खुशी बन चुका है लोगों की, तो वो कम से कम खिलाड़ी, हम सुन रहे हैं कि स्कूल में कुछ हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो क्रिकेट जो है ना, इट मींस अ लॉट। सही। और ये है कि क्रिकेट टीम को और क्रिकेट के जो ओहदेदार हैं उनको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि इसको पॉलिटिक्स की नज़र न करें, कि मेरा वाहिद खुशी एक रह गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो जीत है उस पर फिर से एक दफ़ा मुबारकबाद, और पाकिस्तान की आगे बहुत सारी फतूहात हमें देखने को नसीब हों। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।